तो आज हमारे हाथ लगी है द ग्लोबल एटलस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मिशन साफ है, इसमें से वो सारे जरूरी तथ्य निकालने हैं जो ज्वालामुखियों के बारे में हमारी समझ को मजबूत करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि ज्वालामुखी मतलब कितने तरह के होते हैं? ये एटलस उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटता है: सक्रिय, सुप्त और मृत। हाँ, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। सुनने में ये शब्द सीधे लगते हैं, पर इनके पीछे का जो विज्ञान है वो काफी दिलचस्प है। तो सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय यानी एक्टिव वॉल्केनोस की। नाम से तो यही लगता है कि ये हर वक्त आग उगल रहे होंगे, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं। बिल्कुल। हाँ, स्रोत में कुछ बड़े नाम हैं, जैसे इटली का माउंट एटना, हवाई का किलाउआ और इंडोनेशिया का मेरापी। यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी एक है, माउंट एरेबस। और एक नाम जो भारत के लिए बहुत जरूरी है, बैरन द्वीप। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक बात है। सक्रिय का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ज्वालामुखी से हर पल लावा निकल ही रहा हो। भूविज्ञान में सक्रिय उसे माना जाता है जिसमें पिछले 10,000 सालों में कोई गतिविधि हुई हो। अच्छा, 10,000 साल? हाँ, और जिसके भविष्य में फिर से फटने की संभावना हो। इसका सबसे शानदार उदाहरण है इटली का माउंट स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली? उसमें से लगभग हर 20-30 मिनट में छोटे छोटे विस्फोट होते रहते हैं। रात के अंधेरे में वो एक लाइट हाउस जैसा चमकता है। अरे वाह! इसीलिए उसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ये तो सुनने में बहुत काव्यात्मक है। मतलब सदियों से जहाजों को रास्ता भी दिखा रहा होगा? शायद, हाँ। चलिए अब अगली श्रेणी पर आते हैं, सुप्त यानी सोए हुए ज्वालामुखी, डोर्मेंट वोल्केनोस। ये वो हैं जो लंबे समय से शांत हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी जान बाकी है। मतलब वो कभी भी जाग सकते हैं। हाँ, इसमें जापान का प्रसिद्ध माउंट फूजी शामिल है, और तांजानिया का माउंट किलिमंजारो और हवाई का मौना केआ भी। और यही बात इन्हें सबसे अप्रत्याशित बनाती है, और खतरनाक भी। खतरनाक कैसे? वो तो सो रहे हैं। सोचिए, एक ज्वालामुखी हजारों साल से शांत है। लोग उसे बस एक पहाड़ मानकर उसके पास बस जाते हैं, और फिर एक दिन अचानक वो जाग उठता है। ये तो सच में डरावना है। इन पर नजर रखना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। ये शांत दिखते हुए भी एक टाइम बॉम्ब की तरह हो सकते हैं। सही बात है। और फिर आते हैं मृत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। इनके बारे में माना जाता है कि इनके दोबारा फटने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, मतलब उनका जो मैग्मा का स्रोत है वो खत्म हो चुका है। जैसे ब्रिटेन का बेन नेविस, जो अब बस स्कॉटलैंड की सबसे ऊंची चोटी है, या प्रशांत महासागर का तामू मासिफ। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। स्रोत में माउंट किलिमंजारो को सुप्त और मृत दोनों में गिना गया है। अच्छा, एक ही ज्वालामुखी दोनों में? जी, और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम किसी ज्वालामुखी को पूरी तरह मृत कब मान सकते हैं? भूविज्ञान में समय का पैमाना बहुत अलग होता है। जो चीजें हजारों साल शांत रहती हैं, वो भी कभी-कभी दोबारा सक्रिय हो सकती हैं। मतलब ये वर्गीकरण एक गाइड है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। बिल्कुल। ये तो सोचने वाली बात है। खैर, अब जब हमने प्रकार समझ लिए हैं, तो क्यों ना दुनिया के नक्शे पर एक चक्कर लगाया जाए। ये नाम और इनकी जगह प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एशिया से शुरू करते हैं। इंडोनेशिया में क्राकटोआ, मेरापी और तंबोरा हैं। इंडोनेशिया तो ज्वालामुखियों का हॉटस्पॉट है। और जापान में फुजियामा और फिलीपींस में मयोन। फिर यूरोप में इटली, वहाँ एटना, वेसुवियस और स्ट्रोम्बोली तीनों हैं। और एटना को तो दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। वो लगभग लगातार सक्रिय रहता है। अफ्रीका में तंजानिया का किलिमंजारो और कॉन्गो का निरांगोंगो, जो अपनी विशाल लावा झील के लिए जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में अमेरिका के माउंट सेंट हेलेंस और माउंट रेनियर, और दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर का कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंचे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक। और एक चिम्बोराजो भी। और फिर ओशिनिया में न्यूजीलैंड का माउंट रुआपेहू। वाह, पूरी दुनिया का चक्कर हो गया। हाँ, लेकिन इन सब नामों को सुनकर एक पैटर्न सा नजर आ रहा है। कैसा पैटर्न? इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, फिर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ये सब प्रशांत महासागर के किनारे हैं। क्या ये बस एक संयोग है? ये संयोग बिल्कुल नहीं है।
यही तो भूविज्ञान का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ज्वालामुखी कहीं भी ऐसे ही नहीं बन जाते। तो फिर ये अक्सर खास बेल्ट या पट्टियों में पाए जाते हैं। और जिस पैटर्न की आप बात कर रही हैं, उसे कहते हैं प्रशांत अग्निवलय। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हाँ, सुना है इसके बारे में? दुनिया के लगभग 65% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी एक क्षेत्र में आते हैं। 65%? इतना ज्यादा? हाँ, ये वो जगह है जहां धरती की टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। एक प्लेट दूसरे के नीचे खिसक रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। जब ये प्लेट नीचे जाके पिघलती है तो बना हुआ मैग्मा ऊपर आता है और इन ज्वालामुखियों को जन्म देता है। अच्छा, तो ये अग्निवलय असल में प्लेटों के टकराने का नतीजा है। ये तो एक बहुत बड़ी पहेली का जवाब मिल गया। बिल्कुल। क्या कोई और भी ऐसी बड़ी बेल्ट है? हाँ, एक और प्रमुख क्षेत्र है मध्य अटलांटिक रिज। ये अटलांटिक महासागर के बीच में पानी के नीचे एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। पानी के नीचे? जी, यहाँ प्लेटें टकरा नहीं रही बल्कि एक दूसरे से दूर जा रही हैं। और उस खाली जगह को भरने के लिए नीचे से मैग्मा ऊपर आता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आइसलैंड। वो देश असल में इसी रिज के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए उसे आग और बर्फ की भूमि कहते हैं। आइसलैंड, सही बात है। अब समझ आया। हमने पूरी दुनिया का चक्कर तो लगा लिया, लेकिन अब वो सवाल जिसका हम सबको इंतजार है, इस नक्शे पर भारत कहाँ है? हाँ, ये सबसे जरूरी सवाल है, खासकर परीक्षाओं के लिए। तो स्रोत के अनुसार भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ये तथ्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। एकदम, इसे तो याद रखना ही होगा। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है और हाल के सालों में इसमें कई बार विस्फोट हुए हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का इकलौता पुष्ट सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, पूरे दक्षिण एशिया का? जी ना, ये इसे भूवैज्ञानिक रूप से बहुत खास बनाता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी के अलावा हमारे पास एक सुप्त ज्वालामुखी भी है, नारपुंडम द्वीप। ये भी अंडमान सागर में ही है। हाँ, इसका नाम शायद नरक कुंड से आया है, जो उसके ज्वालामुखीय इतिहास की तरफ इशारा करता है। और एक मृत ज्वालामुखी भी है जो मुख्य भूमि भारत में है, गुजरात के कच्छ में धिनोधर पहाड़ी। इन तीनों उदाहरणों से ये पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप भूवैज्ञानिक रूप से उतना शांत नहीं है जितना हम सोचते हैं। सही कहा। भले ही यहाँ गतिविधि कम हो, पर है तो जरूर। दक्कन का पठार भी तो लाखों साल पहले हुए विशाल ज्वालामुखीय विस्फोटों का ही नतीजा है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया। अब अगर मैं एक छात्र के नजरिए से सोचूं, तो कुछ नाम और तथ्य बार बार सामने आए हैं। हाँ, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी तथ्य, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। हाँ, बैरन द्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये तो भूलना ही नहीं है। ठीक है। दूसरा, दुनिया का वो क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखी हैं, प्रशांत अग्निवलय या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जहां दुनिया के लगभग 2/3 ज्वालामुखी हैं। हाँ, टेक्टोनिक प्लेटों के सबडक्शन के कारण। अच्छा, अब कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय नाम। फुजियामा कहाँ है? जापान, वो वहाँ का एक सांस्कृतिक प्रतीक है। और क्राकाटोआ? जिसने दुनिया भर में सूर्यास्त का रंग बदल दिया था। इंडोनेशिया, वो देश ज्वालामुखियों का एक सुपर पावर है। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्रोम्बोली, इटली में, जो अपने नियमित छोटे विस्फोटों के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है ये कुछ सबसे जरूरी तथ्य हैं जो इस एटलस से निकल कर आते हैं। हाँ, परीक्षा के लिए ये काफी है। तो आज हमने ज्वालामुखियों के प्रकारों को समझा, सक्रिय, सुप्त और मृत। हमने दुनिया के सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखियों की सिर्फ सूची नहीं देखी, बल्कि उनकी कहानियों को भी जाना, और सबसे जरूरी, भारत के ज्वालामुखीय परिदृश्य को समझा। हाँ,